बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम रिमेटोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 12 है इरफान मसूद मेडिसिन का। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जो हमारा सब टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अब मैं थोड़ा सा ना जल्दी आपको लेके चलूँगी क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है ना कोई आसान बात नहीं है पूरा कवर करवाना। तो मैं बस जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो आप लोग या तो यहीं पे नोट कर लें या अलग से नोट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने क्या याद रखना है कि ये एक डीजनरेटेड जॉइंट डिसीज़ है। ठीक है। और ये मोस्ट फॉर्म आर्थराइटिस की है और जो मेन चीज़ है वो क्या है कि क्रॉनिक है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और क्या होती है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज की एरोजन हो रही होती है। ठीक है। मेन चीज़ ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में आप लोग पढ़ोगे कि वो इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है कंडीशन है और एरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से प्रोग्रेस होती है। ठीक है। और एक डीजनरेटेड जॉइंट डिसीज है। ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर है, एक तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज, एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब लाइक एजिंग की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे जो है इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसको ये कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। कोई जेनेटिक फैक्टर है लाइक जो है कहते हैं कि ये इनकी नस्ल लाइक जनरेशन में है। ठीक है। ये बीमारी और मैकेनिकल स्ट्रेस या कोई स्ट्रेस मैकेनिकल स्ट्रेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा वजन उठाने या ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। सेकेंडरी मतलब किसी बीमारी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो जाना, लाइक डायबिटीज़, शुगर हो गया। और क्या है, क्रोनोसिस का मतलब ये है कि ब्लैक बोन डिसीज़ कहते हैं इसको ना, इलेक्ट्रोडोनिया भी कह सकते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब ये है, हीमो का मतलब है कि आयरन। ठीक है। और क्रोमेटिस मतलब आयरन बिल्डअप हो जाती है और फिर वो मार्क ओबेसिटी हो सकती है। तो ये सेकेंडरी हो सकती है। ये जस्ट मतलब आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, जो मेन चीज़ है मैंने आपको बता दी। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, वुमेन अफेक्टेड मोर देन मैन। और अच्छा, और जो वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लाइक जो वुमेन्स होती हैं, जो खातून होती हैं, वो क्या करती है, जो ख़वातीन होती है ना वो ज़्यादातर हाथ का काम करती है ना, तो नी और हैंड ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लाइक बैठने का काम और हाथों का काम, तो नी और हैंड ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। और जो मर्द हजरात होते हैं ना वो ज़्यादातर वज़न उठाने का भारी जो काम होते हैं ना वो मर्द करते हैं। लाइक हिप्स के, स्पाइन के उन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो भारी काम जब करते हो तभी आपके स्पाइन पे और आपके हिप्स पे लोड पड़ता है ना, तो ये मैन से याद रखो। ठीक है। तो ये साथ साथ मैं ट्रिक बता रही हूँ। और दूसरा जो डिफरेंस है, एक तो मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटाइड आर्थराइटिस में ये डिफरेंस बताया कि ऑस्टियो जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी है और रोमेटाइड क्या है, इन्फ्लेमेटरी है। और जो दूसरा डिफरेंस है ना वो ये है एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना वो एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है जॉइंट की, जबकि रोमेटाइड आर्थराइटिस क्या होती है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। आगे जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो फिर आपसे मैं पूछूंगी कि मैंने पीछे क्या डिफरेंस बताया था। ठीक है। अच्छा, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक तो समझ रहे हो ना, लाइक पेशेंट कहेगा कि मेरे सिर्फ दाएं तरफ के जो है ना हाथ में या नी में जो है प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक बता रहा है ना कि सिर्फ दाएं तरफ या सिर्फ राइट साइड, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस। लेकिन अगर वो कह रहा है कि दोनों तरफ की दाएं तरफ पे जो है नी में मेरे जो फीमेल पेशेंट होती है, कहती दोनों तरफ के मेरे जो है ना नी में पेन होता है, तो फिर वो रूमेटाइड आर्थराइटिस का केस है। ठीक है। लाइक सिमेट्रिकल पेन अगर वो बता रहा है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट अगर वो बता रहा है तो रूमेटाइड का केस है। एसिमेट्रिक बता रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। ठीक है। और दूसरा मोनो आर्टिकुलर वन जॉइंट, ये तो पता है ना, मोनो मतलब वन, ओलिगो मतलब कि 1 to 4 तक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो रोमेटाइड आर्थराइटिस में ये होता है, सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है ना मोनो आर्टिकुलर या तो एक जॉइंट अफेक्ट होगा या 1 से 4 तक जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। जबकि रोमेटाइड आर्थराइटिस में जो है ना 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा डिफरेंस बता दिया। अच्छा, और दूसरा जो है जो ये तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस ये है कि लार्जर जॉइंट आर अफेक्टेड फर्स्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्जर जॉइंट अफेक्टेड होते हैं, जब मतलब सबसे पहले जो अफेक्ट होते हैं वो लार्जर जॉइंट अफेक्ट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जबकि रोमेटाइड आर्थराइटिस में सबसे पहले स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं। ये मैंने आपको चौथा डिफरेंस बता दिया। ठीक है। और दूसरा ऑनसेट इंसिडियस होता है और मंथ और ईयर में जो है ना इसका ऑनसेट होता है। और मॉर्निंग स्टिफनेस की पाँचवा डिफरेंस, इसमें लेस देन 15 मिनट एट मॉर्निंग। लाइक पेशेंट बोलेगा कि मुझे ना सुबह उठ के
मेरे मतलब जो जॉइंट होते हैं ना वो बहुत स्टिफ हुए होते हैं। और तो मैं पूछूंगी कि कितने आप बता सकती हैं कितने मिनट तक होता है ये? तो वो यही बोलेगी कि लाइक 15 मिनट बोलेगी या बोलेगा, ठीक है, मतलब पेशेंट ना, वो बोलेगा 15 मिनट से 15 मिनट से कम तक होता है। तो इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 15 मिनट। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस जो है ना वो 60 मिनट या मोर देन 60 मिनट, ठीक है, मतलब 1 घंटे तक जा रहा है मॉर्निंग, तो वो क्या है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, ठीक है। ये मैंने आपको 5वां वो बता दिया डिफरेंस। और दूसरा जॉइंट पेन जो है ना, यहाँ पे जो है ना पेशेंट बोलेगा, फिर मैं बोलूँगी अच्छा ये जो आपका पेन है, जॉइंट पेन, ये काम करने से बढ़ता है या रिलीफ मिलता है? तो बोलेगा कि नहीं, काम करने से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, एग्रीवेटेड विद मूवमेंट एंड रिलीव बाय रेस्ट, लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ, जब मैं आराम करता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है कि जो जॉइंट पेन है वो एग्रीवेट हो रहा है विद मूवमेंट एंड रिलीव बाय रेस्ट। और जबकि रुमेटॉइड आर्थराइटिस में उलट है, ये छठा डिफरेंस है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है कि वो कहता है कि जब मैं काम करता हूँ तब मेरा जॉइंट पेन को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ तब जॉइंट पेन जो है ना वो एग्रीवेट हो जाता है। तो ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस में उलट होता है। तो ये मैंने आपको 6 डिफरेंस बता दिए, ठीक है, साथ साथ, मतलब मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही साथ साथ रुमेटॉइड आर्थराइटिस को भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि आगे आने वाला है। अच्छा, दूसरा इसकी साइन हमें ये मिलेगा कि वो जो पेशेंट होगा या होगी वो बोलेगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब मैं काम नहीं कर पाती, ठीक है। पल्पेबल कोर्स क्रिपिटस क्यू। अच्छा ये बताओ, ये कोर्स क्रिपिटस क्यू मतलब जो आप पल्पेट करोगे तो आपको ना क्रिपिटस लाइक पल्पेबल, जब आप पल्पेट करोगे तो आपको इस तरह से साउंड सुनाई देगी। तो ये क्या है? क्योंकि रफ़ आर्टिकुलर सरफेस है ना। रफ़ क्यों है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की इरोजन हो रही होती है, ज़ाहिर सी बात है जब आर्टिकुलर कार्टिलेज की इरोजन होगी तो वो रफ़ होगा। जब रफ़ होगा तो जब आप उसे पल्पेट करोगे तो वो पल्पेबल कोर्स क्रिपिटस होगा, ठीक है। इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग होगी, लाइक अब क्या होगा, मसल जो है ना वो वीक होते जाएंगे, वेस्ट होते जाएंगे, इस तरह से। अब इसमें ना टाइप है, जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा आराम से पढ़ाया है ताकि आपको ना बेसिक चीज़ समझ आ जाए, और वो आपको बेसिक समझ आ गई। मैंने इसी में दोनों को कवर करा दिया, ऑस्टियो को भी और रुमेटॉइड आर्थराइटिस को भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अब मैं फास्ट चलूँगी, ठीक है। अब जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है और स्पाइन अब नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये याद रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं ना, वो एक या एक से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। हमारे जो है ना ये क्या है, ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, ये जो मैं इस तरह से मूव कर रही हूँ, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, ठीक है। तो ये एक या एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसमें क्या, ये स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन विद फीमेल, मतलब फीमेल में जो है ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखी गई है, मोर देन 40 ईयर होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें, जो मेन चीज़ मैं बता रही हूँ वो आपने ज़्यादा उस पर फोकस करना है। पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग होती है, एक या एक से ज़्यादा प्रॉक्सिमल जॉइंट ऑफ हैंड, और पोस्टीरियर स्वेलिंग होती है, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ एक्सटर्नल टेंडन विच हार्ड एंड फॉर्मिंग ऑस्टियोफाइड। अब यहाँ पे क्या होते हैं, स्वेलिंग नोट्स आपने बेड साइड में देखा होगा, मेरे पास बेड साइड यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। क्या होता है कि नोट्स होते हैं, पोस्टीरियर स्वेलिंग होती है ऑन ईच साइड ऑफ एक्सटर्नल, जो ये टेंडन है ना हमारा, ये 2 मिनट रुके, सॉरी कोई अनाउंसमेंट हो रही थी तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। अच्छा मैं क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है बेटे कि इसमें जो है ना इंटरफेरेंस जॉइंट एक या एक से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको मिल सकती है। और इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस जॉइंट में आपको आपको पेन मिल सकता है, स्टिफनेस और स्वेलिंग मिल सकती है, ठीक है। ये जो है ना ये आपको दिख रहा है, देखिए ये जो है ना, अभी एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास स्टैंड है लेकिन स्टैंड को निकालना लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब मेरा पास दूसरा हाथ होता, तीसरा हाथ होता तो मैं दिखा देती। देखें ये जो है ना ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट है और ये वाला डिस्टल है। अब यहाँ पे ये पोस्टीरियर साइड है ना, और ये लेटरल, यहाँ पे ना साइडों पे यहाँ पे ना नोड्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे नोड्स होगा, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल पे नोड होगा तो ये क्या है, बुचार्ड नोड है। और अगर डिस्टल इंटरफेरेंशियल पे यहाँ पे नोड होगा तो ये हेबर्डन नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे नोड्स बताए हैं कि बुचार्ड प्रॉक्सिमल ऑस्टियोफाइड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे होता है प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइड, और जो डिस्टल पे होता है वो हेबर्डन नोड्स होता है। ये आपकी बेड साइड में ना, ये बेड साइड मेरे पास रखी हुई है तो ये मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपकी फिंगर है, ठीक है, मतलब पेशेंट की फिंगर है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये कौन सा इंटरफेरेंशियल प्रॉक्सिमल है या डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है,
ये वाला आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो है ना ये प्रॉक्सिमल है और ये वाला डिस्टल है। तो अगर प्रॉक्सिमल वाले पे होगी तो ये बोचार्ड नोड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, ये स्वेलिंग जो है, तो यहाँ पे पेशेंट को पेन भी होगा। जब आप इसको पल्पेट करोगे ना तो पेशेंट को पेन भी होगा और ये आपको स्टिफ महसूस होगी। तो ये आपका बोचार्ड नोड है। देखो बी जो है ना ये बोचार्ड नोड, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जो स्वेलिंग है, ठीक है, ये बोचार्ड है। और जो डिस्टल पे है, जो इस वाली पे है, ठीक है, वो आपका क्या है, हेबर्डन है। अब इसको याद कैसे याद रखना है, देखो प्रॉक्सिमल है ना, तो पहले प्रॉक्सिमल जॉइंट आता है, उसके बाद डिस्टल आ रहा है ना। तो अगर प्रॉक्सिमल पे स्वेलिंग है तो उसको आप क्या कहोगे, प्रॉक्सिमल पहले आ रहा है तो बी पहले आता है तो उसको बोचार्ड नोड कहोगे, और बाद में डिस्टल आता है तो बाद में एच आता है तो बाद वाला हेबर्डन नोड है, ठीक है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के बता दिया कि नोड्स पे जो है आपको स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस मिल सकती है। जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस वो बोचार्ड है, जो डिस्टल पे मिलेगी वो हेबर्डन है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब स्पाइन वाले पे आओ। स्पाइन में ना दो चीज़ें हैं, या तो सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट हो सकती है, लंबर। सर्वाइकल अफेक्ट होगी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस स्पॉन्डाइलोसिस कहेंगे, ठीक है। अगर लंबर स्पाइन अफेक्ट होगी तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कहेंगे, ठीक है। अब सर्वाइकल वाली जब अफेक्ट होगी तो खुद सोचे सर्वाइकल स्पाइन कहाँ पे होती है, नेक में होती है ना, तो नेक पेन होगा और फिर वो रेडिएट करके कहाँ जा रहा होगा, आर्म्स पे जा रहा होगा। और सेम जिस तरह से मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो एग्रीवेट होता है मूवमेंट के साथ, ठीक है, पेन, और रिलीव होता है रेस्ट। तो वो ये चीज़ तो आपने याद रखनी है, ठीक है, दोनों में सेम होता है बस। अब लंबर कहाँ पे होती है, आपके बैक पे होती है ना लंबर स्पाइन लास्ट में, तो बैक पेन होगा और वो रेडिएट करेगा बुटॉक्स और लेग्स की तरफ, ठीक है। तो सेम ये स्पाइन वाला है। उसके बाद आ जाओ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और हिप में। अगर मैं बताऊं तो नी में आपने ये याद रखना है कि विटेरोफीमोरल और मीडियोफीमोरल कंपार्टमेंट ऑफ नी का होता है। इसको दफ़ा पढ़ लो। सोडो गाउड ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन एट द नी पे होता है, ठीक है। और लोकल एग्जामिनेशन जब हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की करते हैं ना, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा रही हूँ ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलरली वुमेन में फीमेल पेशेंट में ना बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये आपने याद रखना है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकल है ना, लेकिन सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये देखा गया है कि वो बायलेटरल एंड सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो है ना स्पेशली वुमेन में आपको सिमेट्रिकल और बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसे एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, पार्टिकुलरली इन वुमेन, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और मैन में जो है ना वो यूनिलेटरली मिलती है और आफ्टर ट्रॉमा आपको मिल सकती है। इंटेलिजेंट गैट होता है, लाइक वो जो है ना ऐसे लगता है जैसे उसके पैर में मोच लगी, सही से चल नहीं पाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको कह सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दर्द वाली जो चाल होती है ना, जैसे कोई सही से चल नहीं पा रहा, तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक इंटेलिजेंस। और वेरस डिफॉर्मिटी होती है। अब वेरस डिफॉर्मिटी क्या होती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आपका 7वां डिफरेंस है। वेरस डिफॉर्मिटी ऑस्टियो में मिलती है, वल्गस डिफॉर्मिटी आपको किस में मिलेगी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब वेरस डिफॉर्मिटी क्या होती है, और जॉइंट लाइन टेंडरनेस तो मिलेगी आपको, ठीक है। और देखिए वेरस डिफॉर्मिटी में ये होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो बॉडी पार्ट होते हैं ना वो मिड लाइन से दूर होते हैं, लाइक बाउल लेग्स जो होते हैं ना, जैसे आपने कोई बच्चों को देखे होंगे कि वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से, तो ये वेरस डिफॉर्मिटी है। मतलब जो बॉडी पार्ट है ना वो मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, देखें ये लेग्स इस तरह से दूर जा रहे हैं, तो ये वेरस डिफॉर्मिटी जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलेगी, इसी से बाउल लेग्स भी आप कह सकते हैं। जबकि वल्गस डिफॉर्मिटी जो कि आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलती है, वो इस तरह से जो है ना, इस तरह से होता है कि जो मिड लाइन के करीब आ रहे होते हैं बॉडी पार्ट ना, इस तरह से, और इसे नॉक नी कहते हैं, जिससे नी जो है ना वो एक दूसरे के पास आके नॉक हो रही है, ठीक है। तो ये वल्गस डिफॉर्मिटी होती है और ये आपको रोमेटॉइड में मिल सकती है, ठीक है। तो ये 7वां डिफरेंस हो गया। बाकी जॉइंट लाइन टेंडरनेस तो मिलेगी, जाहिर सी बात है, जब आप उसे पल्पेट करोगे तो पेशेंट को फील होगा, तो उसे टेंडरनेस कहते हैं। वीकनेस वेस्टिंग मिलेगी कॉर्डिसेप मसल्स की, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्स क्रिपिटस, वही बातें। अच्छा हिप्स में क्या मिलेगा, हिप्स में जो है ना आपको सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट। अच्छा इसमें हिप पेन जो है ना ये आपका जो है ना डीप जाएगा, इंटीरियर ग्राइन रीजन, मतलब टेस्टिस वाली साइड पे जाएगा, और या जो विद रेडिएटिंग टू बुटॉक्स, और फिर बुटॉक्स की तरफ इंटरल थाई और नी और शिन की तरफ जाएगा, ठीक है। हिप का पेन आपका नीचे और थाई की तरफ, बुटॉक्स की तरफ जाएगा। और लोकल एग्जामिनेशन ये होगा कैंटली गेट सेम नी की तरह, वीकनेस और वेस्टिंग कॉर्डिसेप के साथ ग्लूटियल मसल्स भी होंगे, ठीक है, जो कि बुटॉक्स पे होते हैं, पीछे वाली साइड पे जो मसल होते हैं। अब इस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कि पेन होगा और रिस्ट्रिक्शन होगा जब वो इंटरनल रोटेशन करेगा, ठीक है। जब हिप की वो इंटरनल रोटेशन
इंटरवेंशन करेगा ना, जब वो हिप के फ्लेक्स करने के साथ इंटरनल तो उससे पेन और रिस्ट्रिक्शन होगी, वो कर नहीं पाएगा। तो ये एयरलेस मोस्ट सेंसिटिव साइन है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हम पेशेंट को करवाएंगे, जब उसे पेन होगा तो हम समझ जाएंगे कि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। इंटरकॉइन टेंडरनेस होगी जस्ट लेटर फीमोरल बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हमें साइन पता चल गए, पेशेंट ने हमें सिम्टम बता दिए, हमने खुद साइन भी जज कर लिया। अब हम सिचुएशन कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ना, हम देखें उसके CBC ESR CRP अगर नॉर्मल है और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, रूमेटॉइड फैक्टर, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये क्योंकि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेगी। CBC में ESR और CRP ये तो जब इन्फ्लेमेशन का केस होता है तब ये बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लेमेटरी केस है, तो इस वजह से आपको ये नॉर्मल मिल रहा है। बाकी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है ये भी जो है ना ये ऑटो इम्यून डिसीज़ में होती है और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। वो आप ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ पे आपको ये एब्सेंट मिल रही है, ठीक है। रूमेटॉइड फैक्टर भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलेगा, यहाँ पे एब्सेंट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरे जब आप देखोगे ना इफेक्ट, तो आपको एसिमेट्रिकल केस मिलेगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बताया था ना कि एसिमेट्रिक होता है, रूमेटॉइड सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे आपको, सबकॉन्डल बोन मिलेगी कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। बोन्स मिलेगी, कोई एनकाइलोसिस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कार नहीं बन रहा, कोई फ्यूजन नहीं नज़र आएगी आपको जॉइंट्स की। बाकी आप साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई आपको इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगी। आप हेबर्डन और बोचार्ड नोट चेक कर सकते हो, जिस तरह से पेशेंट के हम चेक करते हैं, ये देखें इस तरह से हम पेशेंट के ना जो जॉइंट होते हैं ना उस तरह से हम चेक करते हैं कि हमें कोई स्वेलिंग तो नहीं मिल रही, कोई स्टिफनेस तो नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं साथ साथ पीछे वाला भी दिखा दूँ, पहले ट्रीटमेंट डिस्कस कर लें, फिर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जल्दी से वो कर लूँगी। अब नॉन फार्मास्यूटिकल में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, भाई आप अपना वेट लॉस करें, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी हमने देखा था ना कि ये हो रहा है। और एक्सरसाइज, अब हम आप एक्सरसाइज करें अपने और वो करें, ठीक है, कॉर्डिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्पेशली। पेशेंट को एजुकेट करेंगे हम। और बाकी फार्माकोलॉजिकल में हम क्या देंगे, एस्टामिनोफेन पैरासीटामोल देंगे, जो बेस्ट इनिशियल एंजल की एक पेन किलर है। और उसके बाद जो है ना हम एनसेड दे सकते हैं, ठीक है, बहुत टॉपिकल एंड ऑरल। फिर एंटार्टिकल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हम एंटार्टिकल हाइलुरोनिक इंजेक्शन देंगे, जो कि डायरेक्ट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर और रिफ्रैक्टरी है, लाइक मेडिसिन से काम नहीं हो रहा तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि पहले हमने पैरासीटामोल बेस्ट इनिशियल ये है, एनसेड भी दे सकते हैं, ठीक है। एनसेड साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, पेन किलर भी होती है, ठीक है। पैरासीटामोल सिर्फ पेन किलर है। फिर एंटार्टिकल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं अगर इन दोनों से काम नहीं, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप एंटार्टिकल स्टेरॉइड दो, और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप एंटार्टिकल हाइलुरोनिक इंजेक्शन दो, जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। अच्छा, उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब यहाँ पे देखें, मैं आपसे पूछूंगी, मैंने बताया था ना कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है रूमेटॉइड वाला, और वो ऑस्टियो क्या था, नॉन इन्फ्लेमेटरी था। तो क्रॉनिक सिमेट्रिक डिबिलेटिंग मतलब वीकनिंग डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी पॉली आर्थराइटिस है। पॉली आर्थराइटिस में बताया ना कि वो जो था आपका ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या था, मोनो आर्टिकुलर और ऑलिगो आर्टिकुलर, या तो एक जॉइंट या एक से 4 जॉइंट, और जो या 5 से ज़्यादा, लाइक पॉली आर्थराइटिस का जब केस होना तो वो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, ठीक है। और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसी वजह से आपको यहाँ पे एंटीबॉडी मिलती है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टिगेशन में एंटीबॉडी आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अच्छा, और बाकी जो है ना ये जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी एसोसिएट हो सकता है। HLA-DR4 से एसोसिएट होता है। CD4T सेल जो है ये इसमें पैथोजेनिस में इसके अहम रोल प्ले करते हैं। किस तरह से CD4T सेल्स स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को, और बी सेल आपको पता है कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है। इम्यूनोग्लोबिन में क्या इंक्लूड होता है, रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ठीक है, जो कि एक ऑटो एंटीबॉडी होती है, जो कि मैंने बताया था कि इसकी खासियत है रूमेटॉइड एंटी। हम जब टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हमने पीछे भी देखा था ना कि ऑस्टियो में कोई रूमेटॉइड फैक्टर नहीं था, बल्कि आपको रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे CD4T सेल का रोल है, जो कि प्रोड्यूस करवाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और उसमें रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ठीक है। और रूमेटॉइड फैक्टर क्या है, IgM ऑटो एंटीबॉडी है, जो कि स्पेसिफिसिटी रखती है फॉर FC पोर्शन ऑफ IgG। अब ये क्या करता है आगे बताती हूँ। CD4T से स्टिमुलेट करता है, साथ में ये मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, बी सेल के साथ। और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो साइटोकाइन, अब नेट इफेक्ट ये होगा कि रूमेटॉइड फैक्टर जो है ना
IgM ऑटो एंटीबॉडी, ये जैसे मैंने बताया कि FC पोर्शन IG के साथ स्पेसिफिटी मतलब कंबाइन हो जाती है, ठीक है, और प्रोड्यूस करती है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स, और फिर वो क्या करता है, वो इम्यून कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम न्यूट्रोफिल्स को जो है ना अट्रैक्ट करती है, और फिर साइनोवाइटिस की कंडीशन होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन की कंडीशन होती है, पेनिस फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब जॉइंट जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है ना, जिन साइनोवियम के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन को लो वो इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है। अब उसके नतीजे में क्या बनता है, पेनिस फॉर्मेशन, जिस तरह से मैंने बताया ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, ठीक है, विद इन साइनोवियल टिश्यू, और उसमें किस तरह से फॉर्म होता है, किसकी तरह फिब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल, जैसे मैंने साइटोकाइन बताया, और फिर वो रिलीज करते हैं मजीद साइटोकाइन, फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ पे एनकाइलोसिस क्यों मिल रही है, फ्यूजन ऑफ जॉइंट क्यों मिल रही है, क्योंकि स्कार टिश्यू बन रहा है, पेनिस बन रहा है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है, स्कार बन रहा है, उसकी वजह से आपको एनकाइलोसिस मिल रही है, ठीक है। तो इसकी ना ट्रिक याद रखो, रोमेटाइड मतलब रोता है, ठीक है, मतलब पेन होने से वो रोता है, R फॉर रोता, ठीक है, रोता है, और तो जब वो रोता है तो हम उसे बोलते हैं पानी पी लो, पानी पी लो मतलब कि पेनिस फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह से ट्रिक करके याद रख लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सारे ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, एसिमेट्रिक, मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया था ना कि ये एसिमेट्रिक है, और जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और जो रोमेटाइड है वो क्या है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे पॉली आर्टिकुलर होता है, वहाँ पे ओलिगो या मोनो आर्टिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जॉइंट अफेक्टेड फर्स्ट, वहाँ पे लार्जर जॉइंट। यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो आपको 60 मिनट या 60 मिनट से ज़्यादा मिल सकती है, वहाँ पे 15 मिनट या लेस देन 15 मिल रही थी, और वहाँ पे क्या था, एग्रीवेट हो रहा था एक्टिविटी से ना, और रिलीव हो रहा था रेस्ट से, यहाँ पे क्या है, इंप्रूव होगा एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बताए थे आपको रोमेटाइड के और ऑस्टियो के। अच्छा, उसके बाद है कॉन्जुगेट सिम्टम क्या हो गया, फीवर, फैटिग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये सारे होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, तो फीवर तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और ड्यूरेशन यही 6 वीक से ज़्यादा की ड्यूरेशन आगे जब मैं आपको बताऊँगी ना, जैसे कि ये अब ये डायग्नोसिस मेड व्हेन 4 फीचर्स अगर प्रेजेंट हो गए, 4 या 4 से ज़्यादा, तो इसका मतलब कि रोमेटाइड अर्थराइटिस का एक केस है। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटा होती है सुबह में ना, या 1 घंटे से ज़्यादा होती है, तो एक क्लू तो हमें मिल गया। अगर पेशेंट साथ में बोलता है कि हाँ मुझे ना वो जॉइंट बताता है, एक नी का बता दिया, एक अलग अलग जॉइंट बता दिए, ठीक है, स्पाइन बता दिया, रिस्ट बता दी, हैंड बता दी, अगर वो जॉइंट 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 3 बता रहे हैं या 3 से ज़्यादा बता रहा है, तो इसका मतलब दो चीज़ें आपने नोट कर ली। अगर वो साथ में हैंड जॉइंट की अर्थराइटिस बताया था, सिमेट्रिकल अर्थराइटिस कि हाँ मुझे दोनों तरफ होता है, तो रोमेटाइड अर्थराइटिस से लिंक है। सिमेट्रिकल तो उसी में होता है ना, और रोमेटाइड नोड्यूल्स मिलते हैं, रोमेटाइड फैक्टर्स अगर आपको मिलते आता है इन्वेस्टिगेशन में, और डिजिटल चेंजेस ओस्टियोपेनिया और एरोशन मिल जाती है, और ड्यूरेशन बताता है कि 6 वीक्स या 6 वीक्स से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इन 8 बताए ना, इन 8 में अगर कोई भी 4 बताएगा ना पेशेंट, ये 4 से ज़्यादा, तो वो रोमेटाइड अर्थराइटिस का केस है, ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरिया दे दिया आपको एक ना। अच्छा, उसके बाद है ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी ने एक दिया है कि अगर जॉइंट अफेक्टेड, अगर वो कहेगा सिर्फ मेरा एक लार्ज जॉइंट अफेक्टेड, तो इसमें आपने ना मतलब अगर आपका जो है ना रोमेटाइड अर्थराइटिस स्कोर 6 आ रहा है या 6 से ज़्यादा आ रहा है, तब ये रोमेटाइड अर्थराइटिस का केस है। इसमें ऊपर वाले में 4 या 4 से ज़्यादा था, इसमें 6 या 6 से ज़्यादा है। लाइक अगर वो बोलता है जॉइंट अफेक्टेड का एक ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम दिया है, एक्यूट फेस रेक्टेंट दिया, और तो ये आपको पता होनी चाहिए नंबर। ये पता है BCQs आते हैं, उसमें सिनेरियो यही होता है कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे जो है ना एक लार्ज जॉइंट पे इफेक्ट हुआ है, तो उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 लार्ज जॉइंट के लिए हम यहाँ पे अमेरिकन कॉलेज ने क्या स्पेसिफाई किया है 0, और अगर 2 से 10 लार्ज जॉइंट वो पेशेंट बता रहा है तो 1 देंगे, अगर 1 से 3 स्मॉल जॉइंट कह रहा है तो 2 नंबर देंगे, अगर 4 से 10 स्मॉल जॉइंट कह रहा है तो 5 देंगे। तो बस इसको जॉइंट अफेक्ट में आपने 0, 1, 2, 5 याद रखना है। 1 लार्ज जॉइंट 0, 2 से 10 तो आपने 1 देना है, 1 से 3 स्मॉल जॉइंट तो 2, अब 3 के बाद 4 आता है ना, तो 4 to 10 5 देना है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम अगर वो कह रहा है कि लेस देन 6 वीक है तो 0 देना है, मोर देन 6 वीक की हिस्ट्री बता रहा है तो आपने 1 देना है, ठीक है। और ये देने के बाद फिर सबको प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर आपका 6 आ जाता है तो रोमेटाइड अर्थराइटिस का केस है, अगर 6 से कम आता है तो फिर आप स्पेसिफाई नहीं मतलब आप नहीं कहोगे कि ये बड़ा है। अगर 6 आए या 6 से ज़्यादा है तब भी रोमेटाइड अर्थराइटिस का केस है। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में रोमेटाइड फैक्टर मिलता है और CCP नेगेटिव मिलता है तो 0 है, अगर आपको ये लो मिलता है तो आप 2 दोगे, अगर हाई मिलता है तो 3 दोगे। एक्यूट फेस रेक्टेंट में ये है कि अगर आपको नॉर्मल मिलता है ना CRP और ESR,
नॉर्मल मिलता है तो इसका मतलब कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है ना, तो आप 0 दोगे, तो इसका मतलब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस नहीं है, 0 दे दिया आपने। अगर वो एबनॉर्मल आपको मिलता है मतलब हाई मिलता है तो आप 1 दोगे, ठीक है। और ये सब देने के बाद जो भी सिनेरियो में दिया है ना, लाइक वो बोलेगा पेशेंट जो है ना स्मॉल जॉइंट उसके 1 से 3 अफेक्टेड है तो आपने 2 नंबर दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। फिर वो बोलेगा कि उसकी ड्यूरेशन जो है ना वो 6 वीक से ज़्यादा थी, तो आपको याद होना चाहिए कि 6 वीक से ज़्यादा 1 नंबर है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि उसका जो CRP ESR जो था वो हाई था, तो आपको पता है उसका 1 नंबर होता है। फिर बोलेगा कि जो उसका हाई रोमेटिक फैक्टर और CCP था, तो उसको पता है कि हाई होगा तो 3 है, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लो, 3 to 5 6 7, तो कितना हो रहा है टोटल 7 बन रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर 6 या 6 से ज़्यादा तो इसका मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है। तो इस तरह से वो जो है ना BCQs देते हैं। अब साइन आपने क्या देखना है, रेडियल डेविएशन मिलेगी किसकी, रिस्ट की, लाइक ये रिस्ट है ना, ये रिस्ट है। अब रेडियल डेविएशन किस तरह से, ये जो थंब की साइड होती है ना बोन वो रेडियस होती है, और जो लिटिल फिंगर की साइड होती है ये अल्नर बोन होती है। तो मैंने क्या कहा कि रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट, तो ये इस तरह से ना उसकी रिस्ट की इस तरह से डेविएशन मिलेगी आपको, मतलब रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट में क्या आ रहा है, ट्रिक याद रख लो, आर आ रहा है ना, तो रिस्ट जो डेविएशन मिलेगी ना रिस्ट की वो रेडियल डेविएशन मिलेगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। और फिंगर्स की जो डेविएशन मिलेगी ना वो अल्नर मिलेगी, इस तरह से, फिंगर इस तरह से होंगी, ठीक है। अल्नर बोन लिटिल फिंगर की साइड होती है ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें। अब पता नहीं बेड साइड में है यहाँ पे पिक्चर या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँ। है, देखें ये अल्नर डेविएशन बता रहे हैं ना, ये देखें ये फिंगर्स है, अब इसकी अल्नर डेविएशन है, ये देखें अल्नर डेविएशन है फिंगर्स की, ठीक है। और बाकी इसमें रेडियल डेविएशन रिस्ट की नहीं बताई वरना मैं दिखा देती, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये स्वानिक डिफॉर्मिटी है, इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन हाइपरटेंशन हो जाती है और डिस्टल की फ्लेक्शन हो जाती है। और बॉटेनियर डिफॉर्मिटी में ये होती है कि प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन की फ्लेक्शन हो जाती है और डिस्टल की हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। ये पिक्चर भी होगी इसमें, मे बी हो इसके अंदर, हाँ ये देखिए ये जो है ना आपकी स्वानिक डिफॉर्मिटी है। इसमें मैंने क्या बताया था कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की क्या हो जाती है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। ये देखिए ये स्वानिक डिफॉर्मिटी है ना, जिस तरह से ये देखें ये आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, ये डिस्टल है, तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की देख रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन हुई है, इस तरह से पूरे हाइपर एक्सटेंड हुए हुए हैं, ठीक है। और जो डिस्टल वाला है वो फ्लेक्जन हुई है, वो इस तरह से फ्लैक्स हुआ है, ठीक है। तो ये स्वानिक डिफॉर्मिटी है। और जो बॉटेनियर डिफॉर्मिटी जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या हुआ है, फ्लैक्स हुआ है, ये है, ठीक है। ये देखें ये फ्लैक्स हुआ है जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, और जो डिस्टल वाला है वो क्या है, एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है। अब इसको किस तरह से आप याद रख सकते हो, इस तरह से याद रखो कि बी आता है ना पहले, तो इसमें बी में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट पहले आता है और अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो इसमें फ्लेक्शन होगी पहले ना, प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन होगी। जब इसमें फ्लेक्शन है तो जो स्वानिक डिफॉर्मिटी उसमें हाइपर एक्सटेंशन है, मतलब दोनों उलट है एक दूसरे के। और अगर डिस्टल फ्लेक्शन यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन है तो वहाँ पे फ्लेक्शन है, ठीक है। यह तस्वीर जिस तरह से मैंने दिखा दी है उस तरह से आपको याद रह जाएगा। मैं तो यही ट्रिक लगाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो डिफॉर्मिटी क्या है, डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट। जो मेटाटार्सल फेरेंजियल आपकी वो है ना टॉ की जो जॉइंट है मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट, उसकी अगर सबलक्सेशन हुई, वो पिक्चर पता नहीं यहाँ पे दी हुई है या नहीं, तो वो आप बाकी गूगल से देख लीजिएगा। सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देख लें, मोस्ट कॉमन जो सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है ना 1 और 2 होता है, और इसमें हम इमेजिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि हम जब एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन से पहले उसकी ये ज़रूर देखते हैं, वरना हमारे लिए मतलब मसला बन सकता है। अच्छा लेफ्ट फाइंडिंग में CBC में आप एनीमिया देखोगे, ESR CRP आपको रेज मिलेगा। अब बताओ क्यों रेज मिलेगा, ये आपको इन्फ्लेमेशन की इंडिकेशन है। यहाँ पे क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी केस है ना, तो ये आपको रेज मिलेगा। जबकि आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था कि वहाँ पे क्या थे, नॉर्मल थे, क्योंकि वो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी था, ठीक है। और ये एंटीबॉडी मैंने बताया था ना कि ये उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, रूमेटॉइड फैक्टर भी उसमें प्रेजेंट मिलेगा, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो वो ये सारा डिफरेंस वही है कि पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी यहाँ पे आपको मिलेगी, रूमेटॉइड फैक्टर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, 70% पेशेंट में ना आपको प्रेजेंट मिलेगा।
स्पेसिफिसिटी इसकी पूरा होती है। एंटी-सीसीपी जो है ये आईजीजी के अगेंस्ट साइनेबल मेम्ब्रेन की पेप्टाइड होता है जो कि डैमेज करता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और हायर स्पेसिफिटी होती है 95, इसमें स्पेसिफिटी पुअर होती है रोमेटाइड फैक्टर की, लेकिन इसकी ज़्यादा स्पेसिफिटी होती है 95%, और उसमें रोमेटाइड फैक्टर 70% वही सेम, ठीक है। और एक्सरे करोगे हैंड और रिस्ट के, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉइंट होते हैं ना, जो अफेक्ट होते हैं वो आपके रिस्ट के होते हैं, नी के होते हैं और फुट के होते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस में जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट होते हैं, आप लिख भी लो कहीं। अच्छा, और बाकी मैंने बताया था सिमेट्रिकल, आपको ना जब एक्सरे करोगे ना, तो अगर आपको सिमेट्रिक नेरोइंग मिल रही है जॉइंट स्पेस की, तो इसका मतलब मोटाइड है। अगर एसिमेट्रिक मिल रही है तो ऑस्टियो है। पेरियार्टिकल ऑस्टियोपेनिया मिलेगा, बोन एरोजन मिलेगी, डिफॉर्मिटीज मेन अगर आपको डिफॉर्मिटी मिल रही है तो रोमेटाइड है, जबकि आपको ऑस्टियो में कोई डिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। यहीं पे आपको साइड डिफॉर्मिटी मिल रही है, ये स्वानिक डिफॉर्मिटी, वोटेन डिफॉर्मिटी, कॉकअप डिफॉर्मिटी, ये सारी रेडियल डिविजन ऑफ रेस, ये सारी डिफॉर्मिटी आपको यहाँ मिल रही है, जबकि ऑस्टियो में आपको कोई ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। इसके अलावा रीनल फंक्शन क्रेटिनिन और ASCLT, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है बस। बहुत लंबी वीडियो बन गई, जबकि मैंने यही सोचा था कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगी, लेकिन इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे थोड़ा डिस्कस करनी पड़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक ना थोड़ा सा फास्ट करवाऊँगी, क्योंकि सारी मैंने आपकी ना बेस इसी वीडियो में बना दी। लाइक ये जो शुरू के टॉपिक है ना, इसमें मैंने आपकी बेस बना दी। आगे जो है ना सारा कंपैरिजन है। अगर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सही पढ़ लिया है, तो आगे जो है ना मैं आपको बहुत फास्ट करवाऊँगी। तो इससे अच्छा कि आप इस वाले टॉपिक को ना सही से समझ लो। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, ये भी पढ़ा दूँगी, फिर वो भी पढ़ा दूँगी। जो हम मतलब लाइक हमने जिस तरह से उसमें दी थी कि पहले हमने पैरासीटामोल दे दी, फिर एनसिड दे दी, फिर हमने इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड दे दिए थे ऑस्टियम ना, इस तरह से हम इसमें भी एनसिड, स्टेरॉइड, और यहाँ पे एक मेन चीज़ जो है एनाल्जेसिक आपने देने, फिर आपने एनसिड देने, ठीक है। एनसिड के बाद आप डिसीज़ मॉडिफाइड एंटी रोमेटाइड ड्रग्स होती है। क्या करती है? ये स्वेलिंग को भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन को भी, और इम्प्रूव करता है पेन को, और इम्प्रूव करता है फंक्शन को, ठीक है। और प्रोग्रेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ताकि मजीद एरोजन ना हो। और एंटी सप्रेसिव थेरेपी एज़ेथोप्रिम। अब इसके आपने वो भी एडवर्स इफेक्ट भी याद रखने हैं। GIT साइड इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। माइल्ड सप्रेशन कर सकता है। साइक्लोस्पोरिन, ये BCQs भी आते हैं कि नेफ्रोटिक हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया करता है, और साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। ये भी आगे मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे वैसे ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकल मैनिफेस्टेशन भी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। लाइक कार्डिक में जो है ना कोरोनी वेस्कुलाइटिस कर सकता है, और अगर आप एनसेड ले रहे हो या स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसका चांस क्या है? बहुत ज़्यादा है। किसका? कोरोनी वेस्कुलाइटिस का। और अगर आप दूसरी वाली ड्रग ले रहे हो, डिसीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, ठीक है, या बायोलॉजिकल एजेंट, तो इसका चांस कम है। रिस्क ऑफ, अगर इस वजह से अगर कोई कार्डिक पेशेंट है तो हम उसको एनसेड और स्टेरॉइड नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो, मतलब अगर वो एनसेड और इस पे है तो इसका चांस बढ़ जाएगा, तो हम उसको फिर शिफ्ट कर देते हैं इस पे डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसमें कौन सी मीथोट्रेक्सेट आ जाता है, और बाकी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फासेलिजालिन आ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एजेंट एनेकायरा है, ये सारी चीज़ें तो इनमें कम होती है। तो ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। पल्मोनरी में क्या है कि आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है ना फिब्रोसिस हो जाती है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, और उसमें एक कैप्लान सिंड्रोम याद रखना है, जिसमें लंग की चीज़ें और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लंग नोड्यूल मिलेंगे, नियोसिस मिलेगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, ठीक है। कैप्लान सिंड्रोम पल्मोनरी में याद रखना। न्यूरोलॉजिकल में सर्वाइकल कोड कंप्रेशन मिल सकती है, पेल्फर न्यूरोपैथी मिल सकती है, और रीनल में आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिल सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिल सकता है। बहुत अच्छे से मैं नेफ्रोलॉजी में पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, प्रोटीनूरिया का केस होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। हाइपोएल्बिनीमिया का केस होता है, ठीक है, और एडिमा होता है जनरलाइज, ठीक है। मॉनिटर्स, साइड इफेक्ट ड्रग्स और ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको रीनल में मिल सकती है। ऑक्यूलर में केराटो कंजक्टिविटिस सिका मिल सकता है, ड्राइस मिल सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है जो कि सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम में भी आप देखोगे, ठीक है। तो ऑक्यूलर में ये मिल सकता है। एपिस्क्लेरोसिस पेनलेस और स्क्लेरोसिस पेनफुल आपको मिल सकती है कंडीशन। स्क्लेरोमलेशिया मिल सकता है, जो कि पेनलेस बायलेटरल थिनिंग ऑफ स्क्लेरा है, और कॉर्नियल मेल्टिंग भी मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल में आप एनीमिया मिल सकता है, इज़ोनोफिलिया मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकती है, और लिम्फेटिक में आप फैल्टी सिंड्रोम याद रखो। देखो फैल्टी में एल आ रहा है ना, तो आयल से स्टार्ट हो रहा है लिम्फेटिक, ठीक है। इसमें स्प्लेनोमेगाली, न्यूट्रोपीनिया और रूमेटॉइड का केस है। और बाकी जो है ना इसमें नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोम, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ तो अगर कुछ गलत बोलूँ तो इग्नोर कर देना। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और स्किन में रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या है यहाँ पे सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है ना आपको
वही के साथ में एंटी-सीसीपी भी मिलेगा और ये जॉइंट डिसीज़ और स्टार्टिकल मैनिफेस्टेशन भी से एसोसिएटेड होता है। अभी देखें डिसीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में क्या आ जाती है, सल्फासिलिज़ाइलिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और मेथोट्रेक्सेट आ जाता है। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट बेस्ट इनिशियल है डिसीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में। ठीक है, और ये जो है ना ये याद रखना है, ये एक्यूट पेन के लिए नहीं है कि आपको पेन हो रहा है तो आपने फ़ौरन ले ली तो आप चाहते हो कि फ़ौरन असर हो। इसका फ़ौरन असर नहीं होता, ये 1 से 3 महीने लेता है मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। ठीक है, और बाकी NSAID और स्टेरॉइड जो है ना ये स्टॉपिंग ऑफ प्रोग्रेशन, अच्छा इसका मैंने बताया था ना कि ये प्रोग्रेशन को कम करता है, मेन चीज़ के स्लो दी प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़, ये मेन चीज़ आपने याद रखना है। जबकि NSAID स्टेरॉइड कोई प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करता, जस्ट पेन को रिलीव करता है। ठीक है, NSAID रिलीफ ऑफ पेन जस्ट ये करता है। स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड हम तब यूज़ करते हैं जब NSAID से काम नहीं बनता पेशेंट का ना, और बाकी यही है। ठीक है, अच्छा बाकी अपने एडवर्स इफेक्ट याद रखना है। मेथोट्रेक्सेट जो मैंने बताया था ना कि इसमें आती है डिसीज मॉडिफाइड ड्रग्स की, वो है डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स की, जो मैंने बताया था कि मेथोट्रेक्सेट आती है, सल्फासिलिज़ाइन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सब इसमें। अब इसमें साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं, लाइक ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है, बोन मैरो सप्रेशन कर सकती है और पल्मोनरी फिब्रोसिस कर सकती है। और बाकी एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर थेरेपी जो है, इन्फेक्सिमाब और ये सारी जो माब वाली आती है ना, अब ये जो है ना आपको देने से पहले आपने स्क्रीन कर लेना है कि पेशेंट को टीबी तो नहीं है, पहले कभी टीबी तो नहीं हुआ, क्योंकि ये रीएक्टिवेशन कर सकता है टीबी की या लुपस लाइक सिंड्रोम है सेली की। ठीक है, सल्फासिलिज़ाइन क्या करता है, देखो सल्फा है ना, सल्फर तो ऑरेंज स्टेनिंग कर सकता है, यूरिन कॉन्टैक्ट लेंसेज, मतलब यूरिन में ऑरेंज स्टेनिंग कर सकता है, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज में कर सकता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन भी ये एक ड्रग है इसकी, डिमार्ट की। ठीक है, मैं बार पूरा नाम नहीं बोल सकती, डिमार्ट की रेटिनल टॉक्सिसिटी कर सकती है। और पेनिसिलिन भी डिमार्ट है, ये माउथ अल्सर कर सकती है, प्रोटीनूरिया याद ना भी रखे, जो मेन चीज़ है वो याद रख लें। एलोवेशिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड है, ये भी डिमांड है, गोल्ड वाली ड्रग भी ना। ठीक है, तो ये सारे साइड इफेक्ट जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल एजेंट मैंने बताए थे ना, एनाकेंड्रा जो है ये याद रख लो, ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और रेटुक्सुमाब याद रख लो, ये एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये 2 बस याद रख लो। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स में। उसके अलावा ये जो है ना आपका थर्ड है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें कि आपने याद रखना है, जुवेनाइल है ना, जुवेनाइल मतलब जवानी में जो आपका आर्थराइटिस होता है ना। अब जवानी कब होती है, जब 16 साल की उम्र, तो 16 साल की उम्र में जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 6 वीक्स होती है। ठीक है, और बाकी ये फीमेल डोमिनेंट से ये याद रखो, या जो मेन चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो याद रख लो। और बाकी देखो ये किस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिफरेंस रखता है। ये ओलिगो आर्थराइटिस है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या था, पॉली आर्थराइटिस था। ठीक है, तो ये ओलिगो आर्थराइटिस है मोस्ट कॉमन। अब अगर आपने ऑस्टियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सही से पढ़ा है तो आगे जो मैं टॉपिक बताऊँगी ना वो डिफरेंस करके बताऊँगी। मैं आपको बार बार पीछे की कहानी नहीं बता सकती। जो मैंने इतनी लंबी वीडियो खींची है ना, वो इसी वजह से मैंने आपको पूरा जो है ना बेस बना लिया है ऑस्टियो का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, कि आपकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाए। तो पहले इस वाली वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेगा, उसके बाद जो आगे मैं बताऊंगी ना, लाइक इसी टॉपिक के साथ मैं आपको कंपैरिजन के साथ बताऊंगी। तो आपको चाहिए कि आप जो है ना पहले ये वीडियो देख लें। एग्ज़ाम्स करीब है और मेरे, तो मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा फिर सिंसियर होके सुनेगा। तो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अब आगे मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगी और लिंक करूंगी। अब मैं आपको दोबारा से पीछे वाली कहानी नहीं बता सकती। ठीक है, तो आपने वो सही से वीडियो देखनी है, 1-2 दफ़ा देख लें ये वाली वीडियो स्टार्ट से। जुवेनाइल मतलब जवानी में होगा, एज 16 और मिनिमम ड्यूरेशन 6 वीक है। ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अब इससे मैं लिंक कर रही हूँ, ये ओलिगो आर्थराइटिस है, जबकि रूमेटॉइड क्या था, पॉली आर्थराइटिस है। ये सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, सेम रूमेटॉइड भी सिमेट्रिक था, और यहाँ पे लार्जर जॉइंट अफेक्ट होते हैं, जबकि रूमेटॉइड में स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सेम आपको, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, तो आपको रूमेटॉइड नोड्यूल्स भी मिलेंगे, रूमेटॉइड नोड्यूल्स और रूमेटॉइड फैक्टर आपको इसमें एब्सेंट मिलेगा। ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब मैं इसको लिंक कर रही हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि इसमें आपको ना रूमेटॉइड फैक्टर मिलेगा ना रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिलेंगे, ये एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, और जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होगा ना वो आपको सीरो पॉजिटिव मिलेगी, मतलब आपको ANA मिल रहा है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिल रही है, लेकिन आपको रूमेटॉइड फैक्टर और रूमेटॉइड नोड्यूल्स नहीं मिल रहा। ठीक है, ये आपने याद रखना है मेन चीज़, क्योंकि वो BCQs में दे सकता है कि ANA पॉजिटिव है लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर रूमेटॉइड नोड्यूल्स एब्सेंट है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये कौन सी टाइप है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि जवानी में होती है, मिनिमम 6 ड्यूरेशन होती है, इसमें ओलिगो आर्थराइटिस केस होता है और लार्जर जॉइंट फर्स्ट अफेक्टेड होते हैं। मेन चीज़ है जब, अरे बस ये चीज़ है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये कैसे डिफरेंस करता है, उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये भी पॉजिटिव था, नोड्यूल रूमेटॉइड फैक्टर भी पॉजिटिव है और एन ए भी पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ एन ए पॉजिटिव है, ये दोनों एब्सेंट है। रूमेटॉइड से ये डिफरेंस मेन याद रखना है। और बाकी ओलिगो है, वहाँ पे पॉली था, यहाँ पे जो है लार्जर जॉइंट था, रूमेटॉइड में क्या था, स्मॉल जॉइंट फर्स्ट अफेक्टेड हो रहे थे। तो ये मेन चीज़ है। अच्छा, ये डिफरेंस उन्होंने फिर से दे दिया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, रूमेटॉइड इन्फ्लेमेटरी है, ये पैथोलॉजी डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज थी ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, जबकि ये क्या है, पेनस फॉर्मेशन है। यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन हो रही है ना पैथोलॉजी में, मैंने आपको बताया किस तरह से पेनस बनता है। अच्छा, लार्जर जॉइंट यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे पहले स्मॉलर जॉइंट अफेक्ट होते हैं, लाइक हैंड्स के पहले अफेक्ट होंगे। यहाँ पे एसिमेट्री थी जॉइंट की, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सिमेट्री थी। यहाँ पे मॉर्निंग सिस्टम लेस देन 50 थी, यहाँ पे मोर देन 1 आवर थी। यहाँ पे यूनिक फीचर जो है ना, ये इन्वॉल्व होता है डिस्टेंट इंटरफेरेंस जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपने हैबिट एंड नोट पढ़े थे। यहाँ पे स्पेयर मतलब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, स्पेयर होता है। यहाँ पे जो लेफ्ट फाइंडिंग में आपको सारा ESR CRP सब नॉर्मल मिले था CBC में, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी केस है नहीं, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है तो नॉर्मल ही मिलेगा ना। इन्फ्लेमेशन जब होगी तब आपको ये रेस मिलेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है। अच्छा, बाकी ये क्लिनिकल पर्स देख लो, ये मोनोआर्थराइटिस, ओलिगोआर्थराइटिस और पॉलीआर्थराइटिस को बताया। मोनोआर्थराइटिस जब वन जॉइंट इफेक्ट होगा और उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कोर्स में आपने सेप्टिक याद रखना है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, गाउट याद रखना है और सूडो गाउट याद रखना है, ठीक है। ये तीन जो है ना आपके ऐसे हैं जिसमें एक जॉइंट इफेक्ट आपको मिल सकता है, या क्रॉनिक वाला ये एक्यूट का, और एक क्रॉनिक में जो है ना अगर मोर देन 6 वीक है और नी साइड इफेक्ट हो रही है तो फिर भी आपको मतलब ये केस मिल सकता है मोनोआर्थराइटिस में, नी वाला। ओलिगोआर्थराइटिस 2 से 4 हो रहे हैं, तो आपको पता है कि ओलिगो में क्या है, मोस्ट कॉमन कोज तो ऑस्टियो है जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी ओलिगोआर्थराइटिस अगर बात की जाए तो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, जो कि आगे पढ़ाऊंगी, एसिमेट्रिक पैटर्न में, ठीक है। अगर वो सिक्वेंशियल मैनर में आ रहा है, ठीक है, मतलब पहले फुट फिर एंकल फिर नी, अगर इस तरह से पेशेंट बता रहे हैं तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस का केस है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में अगर वो सिर्फ बता रहा है कि मुझे एक जॉइंट पे हो रहा है तो मोनो आर्थराइटिस, अगर वो बता रहा है कि मुझे पहले फुट पे हुआ फिर एंकल पे फिर फुट, मतलब इस तरह से बता रहा है तो फिर वो ओलिगो आर्थराइटिस, और वो 1 से 2 3 4 जॉइंट बताएगा, ठीक है, तो ये बता रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ बोलेगा कि पहले हैंड पे हुआ फिर नी पे हुआ, मतलब एसिमेट्रिक पैटर्न है, तो वो भी सीरोनेगेटिव पॉलीआर्थराइटिस है। तो ये इन्फ्लेमेशन का मैंने बता रही हूँ, और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, उसके बाद पॉलीआर्थराइटिस देख लो, जब 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं अफेक्टेड, तो उसमें आपको पता है कि मोस्ट कॉमन नॉन इन्फ्लेमेटरी कोज तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, एक्सेप्शन में, जबकि ऑस्टियो में ओलिगो या मोनो होता है। लेकिन अगर इस तरह से है कि आपको 5 भी मिल रहे तो ठीक है, और मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी मेन चीज़। अगर वो इन्फ्लेमेटरी है और एक्यूट है तो वायरल आर्थराइटिस है, अगर वो क्रॉनिक है और सिमेट्रिकल है और इन्फ्लेमेटरी है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। यही पढ़ाता है ना कि सिमेट्री होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसका बेस है, बेसिक पॉलीआर्थराइटिस देख, पॉलीआर्थराइटिस किस में लेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ओलिगो किस में लेगा, ऑस्टियो। इसके अलावा एक्यूट में अगर देखो तो एसिमेट्रिक पैटर्न मिल रहा है तो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, अगर सिक्वेंशियल मैनर मिल रहा है तो सेप्टिक आर्थराइटिस। इस तरह से अगर इन्फ्लेमेटरी कॉज मिल रहा है लेकिन एक्यूट बेस पे तो वायरल, अगर क्रॉनिक बेस पे और सिमेट्री मिल रही है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉलीआर्थराइटिस में बता रही हूँ, ठीक है। और मोनो में वही सेप्टिक आर्थराइटिस, वो सारी चीज़ें मैंने एक चीज़ काफ़ी दफ़ा बता दी है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आगे आपको गाउट पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें मैं बताऊँगी कि यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से जो एलिवेट यूरिक एसिड मतलब डिपोजिशन होती है उसमें, और उसकी वजह से यूरिक, वो आगे की चीज़ है। रूमेटॉइड में आपको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है, और ये आपको पता होना चाहिए ऑटोइम्यून डिसीज़ है ना, इस वजह से तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिल रहे थे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ है। अब आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, इसमें थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि मैंने आपकी बेस बना दी है, तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लो। आगे मैं फास्ट चलूँगी और मैं जस्ट कंपैरिजन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में खासकर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।